नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ। और आज के इस लर्निंग में जहाँ पे हम बिजनेस और फाइनेंस की बात करते हैं, वहाँ पे एक कंपनी को लेकर चर्चा करेंगे, जो आखिर इसमें क्या हुआ, कैसा अपडेट चल रहा है, मार्केट को लेकर के या उनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को लेकर के। तो हम जानने की कोशिश करेंगे, जो आखिर उनका बिजनेस मॉडल कैसा है अभी के सिचुएशंस में, और जो पास्ट परफॉर्मेंस रहा है उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर वो कहाँ पे स्थिरता बना पाती है, और इनके अलावा जो है वो मार्केट की जो ट्रेंड है वो कहाँ पे जगह क्रिएट कर पा रही है या नहीं। कंपनी की चर्चा करने वाले हैं जिसका नाम है केनिस, और केनिस टेक्नोलॉजी की चर्चा करेंगे, जिसमें इनकी वेबसाइट्स पे हम आए हैं तो बिजनेस मॉडल के बारे में कुछ जानने की कोशिश करेंगे। जहाँ पे कहते हैं जो लीडिंग एंड टू एंड जो है सॉल्यूशन, जिसमें कि है आईओटी है, जिसमें आईटी इनेबल सर्विसेज होती है। इसके अलावा कहते हैं जो इन इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का कामकाज है। अर्थात ये हो गया कि ये कंपनी जो है ये इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जो है वो एक मैन्युफैक्चरिंग करती है बल्क तौर पे, और बाकी कंपनियों के टेंडर के तौर पे लेती है, और ये मैन्युफैक्चरिंग करती है, इंटीरियर सोल्यूशन प्रोवाइड करती है और फिर उसको देती है। यदि कंपनी की बात करें तो 34 साल का कंपनी एक्सप्रेस हो चुका है। यदि परमानेंट एम्प्लॉय की बात करें तो 1500 से ज़्यादा एम्प्लॉय हैं कंपनी में, और ये ग्लोबल सर्टिफाइड सर्टिफिकेशन भी इनके पास। इसके अलावा सेटिस्फैक्ट्रीज यदि क्लाइंट की बात करें क्रॉस तो करीब 250 से ज़्यादा हैं। करीब करीब 2.5 लाख के आसपास की यदि बात किया तो स्क्वायर फीट में इनकी इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं जहाँ पे ये मैन्युफैक्चरिंग का कामकाज करती है। यदि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की बात करें तो 8 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इनके पास अवेलेबल है, और साथ में 2 सर्विस सेंटर भी इनके पास है, और जो कि इनके क्लाइंट लिस्ट में काफ़ी बड़ी नाम मिलता होगा, क्योंकि ये एक तरह से जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स होती है उसको डायरेक्टली क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग का कामकाज करते हैं। देखिए, चाहे इंडस्ट्रियल के लिए हो, चाहे वो रेलवे सेक्टर के लिए हो, चाहे वो अलग अलग जो इनका मेडिकल इक्विपमेंट्स वाले जो इलेक्ट्रॉनिक सोल्यूशन होते हैं उस पर डील करने वाली हो, या एरोस्पेस एंड डिफेंस एंड ऑर्डर स्पेस की सॉल्यूशन प्रोवाइड करने को लेकर हो। इसके अलावा आईटी सर्विसेज से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं जिसमें आईटी आईटी इनेबल्स हैं। इसके अलावा कंज्यूमर डिस्क्रिप्शनरी जो आइटम्स होती है उसमें भी ये कंपनी का कारोबार रहा। ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात किया जाए, या फिर अलग अलग जो सेक्टर है उसमें इनका रोल बनता है। यदि हम पीयर से कंपेयर करें तो केनिस टेक्नोलॉजी इज द टॉप मोस्ट कह सकते हैं कि बिग ब्रांड्स, और बिग ब्रांड्स के साथ साथ यहाँ पे मार्केट भी हाइट भी बढ़ा है। करीब 30,000 करोड़ के आसपास की इनका हाइट है। साथ में यदि हम कंपनी की चर्चा करें वाई वाई ग्रोथ को लेकर के, क्यू और क्यू ग्रोथ को लेकर के, तो हमने यहाँ पे कुछ डेटा लिया जहाँ पे पूरे के पूरे चेन जिनकी भी जितने भी पीयर्स कंपनी है उसको भी हमने एक ही लाइन में अवलोकन करने की कोशिश करेंगे। मार्केट की रेस के जो मार्केट का ट्रेंड है वो भी हमने एक ट्रेंड समझने की कोशिश किया, जिस नंबर के हिसाब से, नॉट फॉर एनी चार्ट एंड टेक्निकल टारगेट। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे वैल्यूशन के दृष्टिकोण से थोड़ा सा महंगा भी दिखता है, और यदि डेट्स के हिसाब से देखा है तो काफ़ी सस्ता भी दिखता है। यदि बुक वैल्यू से कंपेयर किया जाए तो थोड़ा सा सस्ता दिखता है, क्योंकि इनकी जो दिग्गज जो पीयर्स कंपनी हैं जिसे कंपटीटर के तौर पे रखा जाता है, जिसमें पीजी इलेक्ट्रो प्लास्ट है, इसकी वैल्यूशन जो है इसके कंपैरिजन थोड़ा सा ज़्यादा महंगा दिखता है। वहीं पे बुक वैल्यू से भी ज़्यादा इस कंपनी से थोड़ा सा महंगा दिखता है। तो इसका जो केनिश की बात कर रहा हूँ, केनिश की यदि हम इंटरेस्टिंग वैल्यू की बात करें तो करीब 256% की रैली है, तो वहीं पे इनमें जो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट है इसमें काफ़ी ज़्यादा रैली। तो पीयर्स के जो और भी कंपनी जिसमें कि अंबर है, जीनियस पावर्स हैं, एवलॉन्स हैं, आर आई रेड पावर्स इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कंपनी भी है इसके अंदर आती है पीयर्स के अंदर कंपटीटर के तौर पे। उनका कुछ रेशियोज कहता है। यदि हम कंपनी की नेट सेल्स से लेकर के प्रॉफिट नंबर की बात करें केवल पास्ट परफॉर्मेंस को लेकर के, तो हमने ये देखा कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो करीब 29% से ज़्यादा इनकी सेल्स ग्रोथ थी वाई में, तो वहीं पे 47% की प्रॉफिट ग्रो भी देखा गया था। तो कुछ कंपनी ऐसी भी देखने को मिला जिसमें कि हम चर्चा करेंगे अंबर इंटरप्राइजेज की, जो सेल्स तो 64% की रैली क्रिएट करती है, उसमें बिल्डअप होती है।
तो साथ में यदि प्रॉफिट की आंकड़ा को देखा जाए तो करीब 7500% की रैली होती है। तो यहाँ पे ईयर एंड ईयर बेसिस हो चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस हो, तो यहाँ पे स्थिरता तो बना के रखी है। पर जो बाकी जो कंपनियां हैं इसी सेगमेंट की कंपटीटर, जिसमें पेज इलेक्ट्रोप्लास्ट की बात कर रहे हैं, उनका जो ग्राफ है वो थोड़ा सा इसके कंपैरिजन थोड़ा सा ज्यादा बुल दर्ज करती देखी गई। जबकि मार्केट की ट्रेंड भी जो बुल था वो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट की ज्यादा बुल थी। उसके कंपटीटर कंपनी जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं केनिस टेक्नोलॉजी की, वो करीब करीब 40% की डिक्लाइनिंग रेशियो में मिली है अभी के सिचुएशंस में। और जिस टाइम पे मैं स्टडी कर रहा हूँ वो आज की टाइम अर्थात 31 मार्च 2025 का आंकड़ा मिलता है। आइए कुछ और पहलू की तरफ जानने की कोशिश करेंगे केनिस टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड को लेकर के। इसमें यदि हम प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो 57% की होल्डिंग है और 1 रुपए का भी प्लेज नहीं है। कंपनी के नेट इनकम मार्जिन जो है करीब 10% के आसपास है, जहां आरओई आरओसी की आंकड़ा बहुत ज़्यादा रिटर्न तो नहीं क्रिएट कर रही है। यूटिलाइजेशन की यदि बात किया जाए तो केवल 10% से लेकर के 15% के बीच में ही घूमती रही है, जिसमें आरओई हो आरओसी हो। इसके अलावा यदि कंपनी की हम डेट टू इक्विटी को देखें या फिर नंबर ऑफ शेयर की बात करें तो 6 करोड़ 40 लाख के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये मार्केट की रेंज ये करती है। यदि इसकी प्राइस के हिसाब से देखते हैं तो यहाँ पे देखा जाए हायर वाले प्राइस से करीब 40% के डिस्काउंट देखने को मिलता है। सबकी बॉटम से यदि चर्चा करें, ऑलमोस्ट हमने इसका भी परसेंटेज कैलकुलेट करके रखा, तो इसमें देखा गया कि बॉटम से करीब करीब 96% की रैली बनाती है। अर्थात मार्केट में स्थिरता तो बना के रखी है, लेकिन ऊपरी सतह से लगातार एक थोड़ा सा पैनिक जो है वो क्रिएट करती देखी गई। यदि ईयर एंड ईयर बेसिस के मुताबिक इसको देखते हैं तो यहाँ पे ईयर एंड ईयर बेसिस पे चाहे वो सेल्स का नंबर हो, चाहे प्रॉफिट के नंबर हो, चाहे वो मार्केट की रेंज हो, ये तीनों जो हैं अपने अपनी सेम दिशा में डायरेक्शंस में चलती देखी गई। मतलब डायरेक्शन मूवमेंट नहीं था, डायरेक्शन को लेकर के कोई चेंज नहीं आई थी। जबकि रिटर्न ऑन इक्विटी की बात किया तो वो भी करीब थोड़ा सा कम रहा है पिछले पीरियड के मुकाबले, बट 11% तक रिटर्न क्रिएट कर रही है। तो साथ में यदि हम इनमें रिस्क फैक्टर की बात करें तो रिस्क फैक्टर करीब 3 महीने के लिए था, जो कि अब नया जो रिस्क फैक्टर की बातें हैं वो 2025 में आने की उम्मीद है, जो पता चलेगा कि आखिर इसका रिस्क फैक्टर बढ़ा घटा, कुछ इम्प्रूवमेंट कर रही है, कुछ डिक्लाइन कर रही है। यदि शेयर होल्डिंग पैटर्न की चर्चा करें तो प्रमोटर्स के अलावा एफआई की होल्डिंग 14% से ज़्यादा, डीआई की होल्डिंग करीब 15% के आसपास, पब्लिक होल्डिंग करीब 12% से ज़्यादा, ऑलमोस्ट कह सकते हैं करीब 2 लाख शेयर होल्डर का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है एज ऑन 31 मार्च 2024 के अकॉर्डिंग। जिसमें डीआई की यदि बात करें तो डीआई में इंडियन डीआई, जिसको हम इंडियन कंपनी कहते हैं, जो एक बड़े प्लेयर होते हैं, जो चाहे वो म्यूचुअल फंड कंपनियां हो, चाहे वो इंश्योरेंस कंपनियां हो, चाहे वो पेंशन फंड हो, चाहे वो प्रोविडेंट फंड हो, जिसमें कि मोतीलाल ओसवाल हैं, पहले थे फिलहाल नहीं है। इसके अलावा देखा तो कैनरा रोबोस्को म्यूचुअल फंड है, निपॉन्स लाइफ है, एक्सिस बैंक, एक्सिस म्यूचुअल फंड जैसी कंपनी फिलहाल शामिल है। तो साथ में देखा है तो मोतीलाल ओसवाल की तो एक फंड निकलती है तो दूसरी फंड इन्होंने रखा हुआ, जिसमें मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड्स यहाँ पे करीब 1% से ज़्यादा की पोजिशंस होल्ड करके चल रही है। आम निवेशकों की यदि बात करें, पब्लिक होल्डिंग की बात करें, उसमें एक नाम शामिल करता है फ्रेसीज फ्रिजन्स ईरानी, जिनके पास करीब 1% की होल्डिंग है। रेस्ट किसी के और के पास लीक नहीं करता है। तो इस तरह के इनके पैटर्न बनते हैं, जहां पे यदि आप पीयर्स के कंपैरिजन करके देखा जाए तो बाकी सभी कंपनियों के आधार पे तो ये देखने को मिला कि जो ग्रोथ रेट है सभी कंपनियों के आपस में उन कंपनियों के कंपैरिजन काफ़ी कम है। यदि जिसमें जिसमें अंबर से चर्चा करें, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट से चर्चा करें, या फिर जीनस पावर से चर्चा करें, तो इन सभी कंपनियों की ऑन एवरेज से जो वायो वाई का ग्रोथ था वो कम था। इसमें सेल्स हो, चाहे प्रॉफिट हो, चाहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात ही क्यों ना किया जाए, इन चारों कंपनी जो दिग्गज कंपनी हैं उसके कंपैरिजन में कंपटीटर के तौर पे रिटर्न क्या कर रही है, काफ़ी कम
गेन कर रही है। जबकि नेट इनकम मार्जिन की यदि बात किया जाए तो आज भी सबसे ज़्यादा यदि बुल कोई दर्ज करता है तो उसका नाम केनिस टेक्नोलॉजी है। तो कुछ पहलू के हिसाब से मेरिट बनती है तो कुछ मेरिट के हिसाब से वीकनेस की पॉइंट भी बन जाती है। रिसेंटली अपडेट की तरफ चले हम तो कंपनी ने अब अपडेट दिया था, करेक्शन ऑफ बोर्ड मीटिंग को लेकर के कुछ अपडेट दिया था। इसके अलावा कोई इनके पास जो रिसेंटली की हम बात करें, जो फरवरी में कंपनी ने अपनी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस अपडेट किया था, उसके अकॉर्डिंग इनके पास जो क्लाइंट लिस्ट होगा उसमें हम चर्चा करने की कोशिश करते हैं। इनके पास 60,000 मिलियन का ऑर्डर बुक था, जिसको देखा जाए 37,000 मिलियन का एज ऑन द दिसंबर 23 तक का आंकड़ा है। और उसके बाद इसमें करीब 23,000 मिलियंस का इसमें इंक्लूड करता है। ये 9 मंथ की डेटाबेस के मुताबिक यदि चर्चा किया जाए तो ऐसे ही वाई में कंपनी ने कहा कि रेवेन्यू हमारा 49% इंक्रीज कर दी है। तो जो एबिटाज थी उसमें 53% की जंप होती। साथ में एबिटाज मार्जिन की बात किया जाए या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात, इसमें 74% की वाई ग्रोथ थी। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन करीब 150 बेसिस पॉइंट ग्रोथ करती है। साथ में यदि इनकी आरओई की बात किया जाए, आरओसी की बात किया तो वो 16 से लेकर 18% के बीच में रहा है 9 मंथ के अकॉर्डिंगली। जबकि ये नेट वर्किंग कैपिटल की बात 107 दिन की बात रहती है तो नेट डेट टू इक्विटी को लेकर 0.2 का आसपास आंकड़ा दिलाती है। यदि 3 मंथ के डेटाबेस को देखा जाए, इनके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को इन्होंने एक बेटर प्रेजेंटेशन के साथ रखा है, जिसमें एक जो इसको समझने वाले लोग होंगे उनको कैलकुलेटर लेकर बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिसमें वाई का ग्रोथ, जिसमें कि क्यू आर में क्यू और क्यू का ग्रोथ की बात नहीं कहती, जबकि हमने आपके सामने उन डेटा को भी लेके आने की कोशिश किया जहाँ पे क्यू और क्यू की ग्रोथ हमने कैलकुलेट किया था कि आखिर उसमें क्यू और क्यू का ट्रेंड कैसा बनता दिखा है। उसके मुताबिक यदि कंपनी की कुछ और बात को देखा जाए तो डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियोज हैं, इस चाहे वो ऑटोमोटिव सेक्टर हो, चाहे इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिक सेक्टर हो, रेलवेज हो, मेडिकल्स हो, एरोस्पेस और चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स की बात किया जाए या फिर जो आईटी सर्विसेज वाली जो प्रोडक्टिविटीज होती है जिसमें कि नेटवर्क वाले को लेकर, उसमें भी इनका कारोबार रहा। कैपेसिटीज मैन्युफैक्चरिंग की बात कहते हैं, इनके पास अलग अलग प्लांट के थ्रू काम करती है। इसके अलावा इनके पास क्लाइंट लिस्ट की बात किया जाए, सर्टिफिकेशन की बात की तो काफ़ी बड़ी इनके पास नाम तो शामिल करता है। जिसमें कि इन्होंने जिक्र किया कि इनके पास की जो कस्टमर्स हैं जिसमें कि हिटैचीज हैं, आइजेल्स हैं, इसके अलावा चाहे वो कैन वंस हों, सीडीएन को हो या सीमेंस हो, इस तरह के जो बड़ी दिग्गज हैं जो कि रेलवे सेक्टर के लिए हिटैच ये काम करती है या फिर ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए करती है या फिर इंडस्ट्रियल के लिए करती है, उनके साथ इन्होंने जिक्र किया कि इनके पास लॉन्ग जो स्टैंडिंग रिलेशनशिप है उसको लेकर के जिक्र करती है। तो ये अभी ओवरऑल ये समझने की कोशिश हमने किया कि इसमें जो मार्केट में इनका जो पहल है वो एज ऑन स्टेबल है, बट कंपटीटर के कंपैरिजन में थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट डालती भी पाई गई। अब आते हैं यहाँ पे, देखिए हम आपको कोई भी टेक्निकल एनालिसिस की बात बिल्कुल नहीं करेंगे, ना कोई आपको टेक्निकल टारगेट की बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम चर्चा करते हैं कि आखिर गोल्डन रूल क्या कहेगा और क्या कहता है। और यहाँ पे फिलहाल के लिए मार्केट लगता है कि यहाँ पे जब मार्केट मिलता है तो उसको कहते हैं हम लोग कि ब्रेकआउट करते हुए रहना। और मार्केट में जब स्थिरता बनती है बॉटम से तो लगता है कि शायद मार्केट में एक ट्रस्ट बिल्डअप होता है कि शायद यहाँ से बेटर परफॉर्मेंस कर सकती है। तो गोल्डन रूल हमेशा कहता है कि सबकी अपनी अपनी टारगेट है, सबकी अपनी अपनी एशल है। तो जब भी प्रॉफिट का मौका देखने को मिलता है तो उसको लपेटने की आदत डालनी चाहिए और कुछ ऐसे सामान को घर बिल्कुल ना लाएं जो आगे चल कर के उसके वैल्यूएशन में वृद्धि ना हो, जो आपको जो हमें कैपिटल को लॉस होने पर मजबूर कर देता है। तो इस तरह की चीज़ों को लेकर थोड़ा सा परहेज करने की जरूरत पड़ती है और हमेशा प्रॉफिट को लपेटने की आदत। यदि हम रिस्क और रिवार्ड की एक्सपेक्टेशन को देखें तो यहाँ पे कंपनी में थोड़ा सा लो रिटर्न ऑफ इक्विटी की बात किया जाता है। जो अर्निंग अदर सोर्स ऑफ इनकम है वो थोड़ा सा बुल है, जिसकी वजह से जो नेट कारोबार है, रिवेन्यू, उसको लेकर डैमेज करती है।
इस तरह के जो डेटा है उसको हमने समझने की कोशिश किया, जानने की कोशिश किया, और हमेशा की तरह हम किसी भी तरह के कोई भी आपको एडवाइजरी या रिकमेंडेशन की बात बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि हम लोग ना कोई ट्रेडर्स हैं ना कोई एडवाइजर्स हैं, ओनली एज अ लर्नर है। कुछ नई कंसेप्ट के साथ, न्यू स्ट्रेटजी के साथ मिलेंगे, कुछ नई पॉइंट। तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग।